प्रज्ञान आरएएस एकेडमी के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रखी है भारत में वो क्यों है, ऑक्सीजन कहाँ काम आती है, कैसे काम आती है, ऑक्सीजन बनती कैसे है और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए जो किल्लत आ रही है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या इसके लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं, वो सब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है। तो ऑक्सीजन जो है आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो 78% हमारे है नाइट्रोजन और 21% हमारे है ऑक्सीजन, 1% के अराउंड आर्गन वगैरह है और बाकी जो है उनमें सबसे चीफ आर्गन है होता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो 21% है अपने एटमॉस्फेयर में। तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है उसको हम 99% ऑक्सीजन जो होती है उसमें पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम 99% तक कंसंट्रेट करेंगे और वो पेशेंट को दी जाती है, ऐसा इंडियन फार्माकोपिया बोलता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे ये स्टैंडर्ड वेरी करता है, तो इसको हम 93% ±3% ले सकते हैं। ये वाली रेंज में ऑक्सीजन जो होती है यानी 90 से ऊपर जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ आता है कि ये ठीक है ऑक्सीजन जो है ये पेशेंट को दी जाती है, तो क्वेश्चन आता है कि कोविड पेशेंट को ऐसा क्या होता है कि उसको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जान लीजिए कि जो कोविड का वायरस है वो आपके जो फेफड़े होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है और उनके कोगुलेशन के कारण वहां पे एक लिक्विड सा भर जाता है और इन्फ्लामेशन के कारण आपके फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है रेस्पायरेट करने की। तो उनको अपन प्योर ऑक्सीजन देते हैं, प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, क्योंकि एयर में आपको पता है अगर एयर लेंगे फेफड़े तो उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, जबकि उनकी क्षमता सिकुड़ गई है, तो इसलिए उनको हम 99% प्योर ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो अपने जो फेफड़े हैं वो 5 से 6 ml पर मिनट यूज करते हैं ऑक्सीजन का या एयर का, और 250 ml पर मिनट आपकी पूरी बॉडी कंज्यूम करती है, तो आपको उस हिसाब से ऑक्सीजन लेनी होती है। और ऑक्सीजन थेरेपी सबसे पहली बार 1810 में यूज की गई, उसके बाद अब ये जो है काफी हद तक प्रचलन में है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम तो जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है ये -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर की जाती है, यानी ये बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो ऐसे टेम्परेचर जो बहुत ही कम होते हैं, माइनस में होते हैं, तो इन टेम्परेचर्स को हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स बोलते हैं। क्रायोजेनिक, ठीक है, क्रायोजेनिक का मतलब समझिए कि बहुत ही कम टेम्परेचर होना। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम इस -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या क्या तरीके हैं अपने पास ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल्स के पास पहुंचाने के या फिर आपके पास इंडिविजुअली ऑक्सीजन लाने के। तो यहां पे देखिए क्या क्या तरीके हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के आपके पास ऑप्शन है। पहला है स्टोर एंड सप्लाई, यानी कि आप स्टोर कर लीजिए कहीं से ऑक्सीजन एंड देन आप सप्लाई कीजिए। तो इसमें आपको पता होगा एक छोटे सिलेंडर्स आते हैं ऑक्सीजन के, तो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये उसका एग्जांपल हुआ स्टोर एंड सप्लाई का। दूसरा, हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसमें बहुत बड़े नीचे टैंक्स बने होते हैं, तो उन टैंक्स में भी आप क्या करते हैं ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। ठीक है, और उसको हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। तो ये तो है दो मेथड स्टोर एंड सप्लाई वाले, राइट। अब इसके बाद आता है कि दूसरा मेथड जो है जनरेट एंड सप्लाई, यानी कि आप ऑक्सीजन बनाइए एंड देन सप्लाई कीजिए। तो इसमें अभी इंडिया में बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, उसकी बात करेंगे हम। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहला, दूसरा है ऑक्सीजन जनरेटर। ये दोनों चीजें जो है इनसे आप जनरेट करते हो। ठीक है, तो कंसंट्रेटर और ये जो जनरेटर है वो किन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं ये अपन 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है बनाई कैसे जाती है, जो प्लांट्स बना रहे हैं वो बनाते कैसे हैं। तो उस मेथड का नाम होता है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन। ठीक है, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन में क्या करेंगे हम देखते हैं, इसको समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एयर को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो एयर को कैप्चर करेंगे जब, सबसे पहले एटमॉस्फेयर की एयर को कैप्चर करेंगे हम लोग, और इस एयर को हम क्या करेंगे प्रेशराइज करके कंप्रेस करेंगे। तो दूसरे स्टेप में हम इसको क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे। ठीक है, कंप्रेसर की हेल्प से। तो कंप्रेसर में कुछ इस तरह का होगा, आप इसको कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये एयर जो है ये कंप्रेस होगी और थोड़ी सी क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपने क्या किया, पहला स्टेप
एयर को कैप्चर किया एटमॉस्फेयर से, सेकंड उसको क्या किया आपने, कंप्रेस किया तो उसको आपने डेंसिटी बढ़ा दी, उसका घनत्व बढ़ गया। घनत्व बढ़ने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी थी इनकी उसको आपने जब प्रेस किया तो वो किसके रूप में बाहर आएगी, टेम्परेचर के रूप में। तो ये थोड़ी सी जो एयर है वो गर्म हुई है। इसको अब आप क्या करोगे, आप विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, तो ऐसा कुछ एक मैकेनिज्म होगा जिसके अंदर यहां से आप ऑक्सीजन को पास करेंगे इस चैम्बर में से, और इसके अराउंड नाइट्रोजन की एक नली होगी, तो वो इसको चारों तरफ से ऐसे कवर करेगी, ठीक है, और इसके अंदर नाइट्रोजन फ्लो होगा। ठीक है, तो इसमें से अपन नाइट्रोजन को फ्लो कराएंगे, और ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चिल टेम्परेचर पे होती है, तो इसलिए जब ये डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आएगी, बहुत ज्यादा ठंडी नाइट्रोजन के कांटेक्ट में, तो डेफिनेटली इस एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, जो इसमें से आएगी उसका प्रेशर बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। अब ये डाउन जो टेम्परेचर हुआ है, बहुत कम टेम्परेचर हुआ है, इसमें अब आपकी सारी गैसें हैं। तो मेनली अगर मैं बात करूं कौन कौन सी गैसें हैं इसमें, तो आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें उस एयर में अभी मौजूद हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां से CO2 को निकालते हैं। तो CO2 को निकालने के लिए यहां पे होता है आपका सेपरेटर। ठीक है, सेपरेटर क्या करेगा, CO2 को ड्राई आइस, सूखी बर्फ के रूप में निकाल देगा। ठीक है, नंबर 1। तो सबसे पहले आपने क्या किया, CO2 को सेपरेट कर लिया। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो एयर बची है आपकी, इसको एक्सपेंड कराएंगे, फैलाएंगे। तो फैलाने के बाद यहां पे जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये लिक्विड फॉर्म में होगी। ये जो एयर है वो अभी द्रव की अवस्था में होगी, लिक्विड की अवस्था में होगी। ठीक है, अब अपने पास जो लास्ट स्टेप बचता है वो होता है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन, इसका मेथड का नाम है। क्रायोजेनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर देखिए माइनस में है, यहाँ पे देखिए -200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसलिए इसको बोला क्रायोजेनिक। डिस्टिलेशन का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना। तो ये जो लास्ट का स्टेप आ रहा है वो इसमें अपन करेंगे डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा टैंक होगा, ये ऐसा टैंक है बहुत बड़ा, इसमें अपन टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये वाली एयर हमने इसमें भेज दी, तो यहाँ पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी नाइट्रोजन जो है वो सेपरेट हो जाएगी, -180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी आर्गन सेपरेट हो जाएगी, और सबसे लास्ट में बचेगी जो आपकी -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो होगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे ही आप गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले गर्म होकर कौन निकलेगा, नाइट्रोजन। ठीक है, -196 डिग्री जो माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो कम है, माइनस में ज्यादा दिख रहा है लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है कम होना। तो ये सबसे पहले बाहर निकलेगी नाइट्रोजन, उसके बाद आपकी निकलेगी ऑर्गन, और जो लास्ट में रह जाएगी वो होगी आपकी ऑक्सीजन। राइट, तो इस तरह से आप ये जो मेथड है इसको बोलते हैं अपन क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन। तो इंडस्ट्रीज वगैरह में जो ऑक्सीजन बनाई जाती है उसमें ये मेथड यूज होता है। तो एक बार फिर समझे, देखिए एयर कैप्चर की हमने, उसके बाद उसको क्या किया अपन ने, कंप्रेस किया, कंप्रेशर की मदद से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर को डाउन करने के लिए अपन ने नाइट्रोजन इसमें से सीधा कांटेक्ट में लाए नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के कांटेक्ट में लाने से ये टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन ने CO2 को सेपरेट कर दिया ड्राई आइस के फॉर्म में, और उसके बाद अपन ने डिस्टिलेशन किया। डिस्टिलेशन मतलब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया। तो सबसे पहले आपकी नाइट्रोजन निकली, उसके बाद आपकी ऑर्गन निकली, और उसके बाद जो लास्ट में रह जाती है उसको बोलते हैं अपन ऑक्सीजन। और ध्यान रहे कौन से टेम्परेचर पे निकल रही है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये लिक्विड अवस्था में रहेगी। यानी कि ये वाली जो फॉर्म है ये आप डायरेक्ट, क्योंकि ये अब प्योर ऑक्सीजन है, तो ये आप डायरेक्ट मेडिकल सप्लाई में यूज ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। तो ये पहला मेथड है ऑक्सीजन बनाने का। ठीक है, तो आपने देखा, अपन ने पीछे देखा अभी जस्ट अभी, तो उसमें था कि आपके पास 2 मेथड थे जनरेट करने के। तो पहला मेथड अपन ने देखा यहाँ पे, ये देखिए जनरेट करने के ऑक्सीजन कैसे जनरेट होगी, तो ये अपन ने देखा ऑक्सीजन जनरेटर। ठीक है, दूसरा मेथड है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो कंसंट्रेटर की बात करते हैं अब अपन।
कंसंट्रेटर अभी आप बहुत सुन रहे होंगे न्यूज में, इसकी कीमत ये कुछ ऐसा होता है, देखिए डायग्राम में। अभी जो इसकी कीमत है वो काफी ज्यादा हो गई है क्योंकि किल्लत है ऑक्सीजन की, सभी को पता है अपन को, ठीक है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले वही एयर को उठाया जाएगा, यहां से एयर आपने डाली, एयर को ये खींचता है, सक करता है, उसके बाद उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस के बाद यहाँ पे होता है डेसिकेंट। डेसिकेंट क्या करेगा, हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसके लिए अपन लेते हैं सिलिका जेल, तो सिलिका जेल यूज करते हैं जो मॉइस्चर को एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद जियोलाइट होगा, एक मटेरियल होता है जियोलाइट, जो क्या करेगा, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एयर में आपके, मैंने बताया आपको 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है मेनली, अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो है पाई जाती है नाइट्रोजन, कितनी होती है 78%। दूसरा कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन, ये कितनी होती है 21%। तीसरा जो कंपोनेंट है मेनली जो चीफ 1% में जो आते हैं उसमें सबसे ज्यादा होता है आर्गन। ये 3 ही चीज ज्यादा होती हैं एयर में, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करा, एयर उठाई, मॉइस्चर सक कर लिया, उसमें से मॉइस्चर निकाल दिया सिलिका जेल ने। अब आपने नाइट्रोजन को फिल्टर कर लिया तो नाइट्रोजन हट गई, ठीक है, नाइट्रोजन हट गई। तो अब क्या बचती है आपके पास, आर्गन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, और आर्गन होगी, ठीक है, थोड़ी सी। तो ये जो ऑक्सीजन है वो लगभग होती है आपकी 93% प्योर, ठीक है। तो इसको भी आप किस में यूज ले सकते हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंसंट्रेटर, यानी कि अगर आप इस मशीन को आपके घर पे लगाएंगे या कहीं भी आसपास लगाएंगे तो ये जो एटमॉस्फेयर की हवा है उसको पहले एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से मॉइस्चर को सुखाने के लिए डेसिकेंट होगा जो होगा सिलिका जेल। इसके बाद जियोलाइट एक मटेरियल होगा जो आपकी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद जो ऑक्सीजन बचती है आप उसको LMO के रूप में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो मशीन है कंसंट्रेटर, ये सिर्फ छोटी मेडिकल सप्लाई में काम आता है, यानी 1 या 2 पेशेंट हो अगर तो वहां पे ये काम आ जाएगा। पोर्टेबल भी होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेंटिलेटर की जरूरत है तो इसके पास इतना प्रेशर नहीं होता कि ये वेंटिलेटर को रिप्लेस कर पाए। तो वेंटिलेटर अपनी जगह पे होगा, ये सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सैचुरेशन प्रोवाइड करेगा। यानी कि अगर आपकी SpO2 सैचुरेटेड जो ऑक्सीजन है वो 90 से नीचे आती है, 90% से नीचे आती है, यानी कि 85 और 90 के बीच में अगर घूम रही है कहीं, तो आप इसका यूज कर सकते हो और ये आपको 90 से ऊपर पहुंचाने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत नीचे चली गई तो आपको वेंटिलेटर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये है कंसंट्रेटर। तो हमने देख लिया ऑक्सीजन जो है 2 मेथड थे, स्टोरेज एंड सप्लाई, एंड दूसरा है जनरेट एंड सप्लाई, मतलब आप या पैदा कीजिए और फिर सप्लाई कीजिए। तो जो भी आपके प्लांट्स होते हैं इंडस्ट्रियल, वो पहला वाला मेथड यूज करते हैं जिसको हमने बोला था, क्या बोला था, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन। और जो दूसरे अपन अभी देख रहे हैं, जो अभी शॉर्ट टर्म जो मेजर है 1 या 2 पेशेंट के लिए, वो है आपका कंसंट्रेटर, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अभी इतना ऑक्सीजन की किल्लत जो आई है भारत में, बहुत ज्यादा किल्लत आ रखी है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो हम रीजन समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है रीजन ये है कि अचानक से अपनी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। डिमांड क्यों बढ़ गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सेकेंड वेव है कोरोना की, कोविड-19 की, कोविड जो वायरस है इसकी, तो इसमें म्यूटेशन हुआ है, और म्यूटेशन के कारण ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और बहुत ज़्यादा खतरनाक है मतलब इसमें अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग 20% जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। जबकि पहली लहर में ये 5% भी नहीं थे, अभी 20% पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई, अपने देश में बढ़ गई। तो अभी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण सडनली सरकार को बहुत सारे स्टेप लेने पड़े हैं, हम आगे बात करेंगे क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो इसलिए आपके पास क्या आ रही है, किल्लत आ रही है। पहला पॉइंट अपन को समझ में आया, क्योंकि कोविड के पेशेंट जो हैं तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए डिमांड तेजी से बढ़ रही है। डिमांड तेजी से बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है होर्डिंग, यानी कि जमाखोरी। अभी लोग क्या कर रहे हैं, जैसे
जिनके पास जो सक्षम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं पोर्टेबल वाले, उनको वो उठा के स्टोर कर रहे हैं एडवांस में, कि अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो कहाँ जाएंगे, इसलिए उनको स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसी तरह की होर्डिंग, और कई लोग जो पैसा कमाने के उसमें भी ये होर्डिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। इसके कारण जो सिलेंडर्स हैं बाजार में जो अवेलेबल हैं वो कम हो गए हैं, इसलिए अभी आपको किल्लत दिख रही है। तीसरा है जो सबसे बड़ी चीज है वो है क्रायोजेनिक टैंकर्स। आप एक ट्रक में अभी पिक्चर में दिखाऊंगा, जो टैंकर होते हैं जो ऑक्सीजन ले जाते हैं, उनकी अपने देश में कमी है बहुत, ठीक है। तो वो अभी मैं बात करने वाला हूं, नेक्स्ट क्या है वो। इसके बाद है ऑक्सीजन के प्लांट्स जो हैं, जहां पे ऑक्सीजन जनरेट होती है अपने देश में, वो उनकी जो लोकेशन है वो मोस्टली सदर्न जो अपना इंडिया है वहां पे है, प्लस ईस्टर्न इंडिया में है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। तो इसीलिए वहां से आपको ऑक्सीजन लाने में, और मोस्टली अभी जो कोविड की दिक्कत जो ज्यादा आ रही है वो कहां पे आ रही है, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी। तो यहाँ पे जो दिल्ली, यूपी, राजस्थान, ये जो स्टेट है, इनके पास ऑक्सीजन लाने में टाइम लग रहा है, तो इसीलिए ये आपके पास किल्लत दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक एक करके इन रीजन को समझेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉजिस्टिक इशू मतलब अपने पास ऐसे टैंकर्स की कमी है। देखिए ये टैंकर है, ये टैंकर जो है इनकी बहुत कमी है। अगर मैं भारत में बात करूं तो अभी कुल 1224 टैंकर हैं अपने पास ऐसे, ठीक है, जो ऑक्सीजन को ले जा सकते हैं। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में मात्र 21 से 23 टैंकर हैं, ठीक है। तो इतने कम टैंकर क्यों हैं, इसके पीछे रीजन समझते हैं। पहली बात यह है कि इससे पहले जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चाहिए होती थी वो इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती थी, तो इतने टैंकरों से अपना काम चल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी डिमांड बढ़ गई है, इसलिए ज्यादा अपन को आपूर्ति करनी है, इसलिए टैंकर्स कम पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि ये टैंकर इतना जल्दी हम नहीं बना सकते? तो सबसे पहले इसकी अगर बात करें, ये जो क्रायोजेनिक टैंकर है, क्रायोजेनिक टैंकर जो है, नाम से पता है कि ये क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक मतलब इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो ऑक्सीजन लाई जाएगी, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको मेंटेन कर लिए, ये मेंटेन करने के लिए जो टैंकर है इसमें डबल कोटिंग होती है। तो ये डबल कोटेड होता है, नंबर 1, ठीक है, डबल कोटेड होता है। दूसरा, इसको बनाने की जो लागत आती है वो लगभग 50 से 65 लाख रुपए आती है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट अगर इसमें मैं बात करूं तो इसको बनाने में लगभग 3 महीने 3 मंथ का टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी एकदम से जब अपने पास क्राइसिस आया तो हमारे पास ये टैंकर बनाने का इतना टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे को ये टैंकर बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर के देशों से, अभी कुछ दिन पहले हमने सिंगापुर से ऐसे टैंक जो है वो लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि टाइम इसको बनाने के लिए ज्यादा लगेगा। और अपन ये बहुत ज्यादा पहले से क्यों नहीं रख रखे, तो पहले मैंने बताया कि ऐसी कभी जरूरत पड़ी नहीं ऑक्सीजन की, और जो इतने टैंकर हैं वो इतने काफी थे हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अभी डिमांड बढ़ी है, इसलिए अपन को इन टैंकर्स की जरूरत पड़ी है। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि अपन अपने पास जो ये टैंकर्स हैं उनकी कमी होना, ठीक है। तो इसलिए अपने पास ऑक्सीजन जो है मेडिकल जो कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनके पास पहुंचाने में टाइम लग रहा है, प्लस ये खाली होके जाएगा फिर भर के आएगा तो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको किल्लत दिख रही है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन जो है प्लांट्स की वो बहुत ही, मतलब जो सदर्न साइड है प्लांट और आपके ईस्टर्न साइड है। तो अगर इंडिया के मैप को मैं देखूं तो इंडिया के मैप में ये देखिए, ठीक है, पूरा नहीं बना रहे, जो काम का है वो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्लांट्स जो है मेनली कहां कहां पे हैं, तो महाराष्ट्र के पास एक प्लांट है जो है आइनॉक्स एयर करके, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। बंगाल में है एक आपका लिंडे एयर, ठीक है। ये दोनों मिलके जो है लगभग अपने देश की 60% ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, 60% ऑक्सीजन ये दोनों प्लांट मिलके बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा
अभी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, खास करके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, उनमें भी ऑक्सीजन बनती है, काम आती है। तो वो सारे प्लांट, खास करके स्टील प्लांट्स अगर मैं बात करूं तो वो सारे प्लांट्स जो हैं वो भी इसी यहाँ पे हैं, उड़ीसा, झारखंड के आसपास, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में अभी सबसे ज्यादा क्राइसिस है ऑक्सीजन का। तो दिल्ली के पास ऑक्सीजन पहुंचानी है अगर, तो आपको मान लीजिए लेके जानी है वेस्ट बंगाल से या फिर आपको लानी है महाराष्ट्र से, तो आपको ये देखिए ट्रकों में लाने में कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो ये जो 5 से 6 दिन लगते हैं, 5 to 6 days, ये अभी बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि 5 से 6 दिन फिर आपका वापस जाएगा, टैंकर खाली होके फिर आएगा। तो इस तरह से इनमें बहुत टाइम लग रहा है। और दूसरा अपन ने पहले देख ही लिया कि टैंकर्स की भी कमी है, ठीक है। तो ये है आपका पॉइंट। ये अपन ने प्लांट देख लिए। आइनॉक्स एयर है महाराष्ट्र में, लिंडे एयर है बंगाल में, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने समझा दूसरा पॉइंट। इसके बाद अगर अपन बात करें तो हमारे पास फिर सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी और क्या हमको और करना चाहिए, वो सब अपन एक एक करके बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन, जो इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन बनती है, उसको इंडस्ट्रीज के लिए बंद कर दिया है। मतलब अब जो सारी इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन बनाती थी वो सारी गवर्नमेंट ने हॉस्पिटलों को देने के लिए बोल दिया है। यानी अब कोई आप जो है खुद के लिए पर्सनल यूज नहीं कर पाएगा, वो सारी आपको कहाँ देनी पड़ेगी, मेडिकल यूज में देनी पड़ेगी। इंडस्ट्री जो है वो बनाती है लगभग 93% प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। तो आराम से ये काम आ सकती है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप उठाया सरकार ने। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि जो ऑक्सीजन है उसके जो टैंकर हैं कहां से कहां जा रहे हैं, उस सारा मूवमेंट का ध्यान रखने के लिए सरकार ने एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया है। तो वो 24 घंटे इसको ट्रैक करता रहता है, कौन से टैंकर कहां से भर के गए हैं और कहां पहुंच रहे हैं, उस सब के लिए हमने एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया है, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं चीज बात करूं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल यूज के लिए डाइवर्ट करना, ये सरकार ने किस एक्ट के तहत किया है? तो सरकार के पास एक एक्ट है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो उसके अंडर सरकार ने गाइड किया है या गाइडलाइन निकाली है इंडस्ट्रीज के लिए कि आपको सारी जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है किनको देनी है, हॉस्पिटल्स को देनी है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा किल्लत है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अपन ने देखा पॉइंट कि लिक्विड ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उनके मूवमेंट को ध्यान रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया है। इसके अलावा आपने ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर देख रहे होंगे आप, तो इसमें एयरफोर्स का जो प्लेन है, ग्लोब मास्टर है ये, तो वो क्या कर रहा है, टैंकर को ले जा रहा है, ठीक है। और वहां जैसे मान लो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के खाली टैंकर को उठाया, 3 टैंकर ये एक साथ ले जा सकता है उनको। मान लीजिए रिलायंस की यहाँ पे जामनगर में रिफाइनरी है गुजरात में, तो उनको वहां तक वो छोड़ देगा खाली टैंकर्स को। लेकिन ध्यान रहे वो भरे हुए टैंकर वापस नहीं ला सकता, क्योंकि जो पेट्रोलियम जो ये ऑक्सीजन के जो टैंकर भरे हुए होंगे ये जहाज के लिए खतरा बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ खाली टैंकर्स को ले जाता है, आएंगे वो वापस बाई रोड ही, ठीक है। तो इसलिए 2 से 3 दिन टाइम लगेगा, जो पहले 6 से 7 दिन लग रहे थे वो अब 2 या 3 दिन लगेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम अपना बचा रहा है। तो दूसरा जो है वो एयर लिफ्टिंग ऑफ टैंकर्स, मतलब ये जो प्लेन है वो टैंकर्स को उठा रहे हैं और उनको वहां पे जैसे रिफाइनरी जो है या ऑक्सीजन प्लांट है वहां पे पहुंचा रहे हैं और वहां से ये वापस बाई रोड आ रहे हैं। इसके अलावा एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है जो इंडियन रेलवे चला रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे टैंकर लिए और वो सीधा प्लांट तक ले गए, प्लांट से भर के फिर वापस लाना, ठीक है। तो ये नया इनिशिएटिव है रेलवे का, इंडियन एक्सप्रेस ऑक्सीजन एक्सप्रेस। इसके अलावा हम बहुत सारे क्रायोजेनिक टैंकर्स, जो ये वाले टैंकर हैं, ठीक है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं मैंने बताया, क्योंकि 3 महीने का टाइम लगता है लगभग एक क्रायोजेनिक टैंकर को बनाने के लिए। तो इतना अपने पास अभी टाइम है नहीं, तो हमने सीधा क्या है, इंपोर्ट करना स्टार्ट किया है। बहुत सारी कंट्री से हम ला रहे हैं। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 162 प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट्स, ये भी ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, वही है प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन, मतलब एयर को बाई प्रेशर आपको क्या करना है, ये वाले प्लांट एयर को क्या करेंगे, प्रेशर के साथ खींच लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे
उसके बाद वही आपका इसमें से क्या करना है, नाइट्रोजन को निकालना है, जियोलाइट के थ्रू निकाल सकते हो, या फिर इंडस्ट्रियल मेथड था अपना, कौन सा मेथड था, फर्स्ट वाला जिसमें अपन ने क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन किया था, तो वो वाले मेथड से ये ऑक्सीजन बना सकता है। तो ऐसे पीएसए प्लांट 551 प्लांट लगाएगी भारत सरकार, ठीक है, पीएम केयर फंड से, अभी ये घोषणा हुई है। लेकिन फिलहाल जो है 162 को बहुत तेजी से कमीशन करेंगे, ऐसा भारत सरकार ने कहा है कि विद इन 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर ये प्लांट्स आपके काम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सरकार जो है बहुत सारे ये सॉल्यूशन ढूंढ रही है। हमें जो है, अगर मैं फ्यूचर में बात करूं तो ये जो कोविड-19 वायरस है, ये अभी एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह काम में लिया गया है, या फिर अगर अपन कहें कि एक बायोलॉजिकल वारफेयर जो हो सकता था, कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और ऑक्सीजन के लिए जैसे हमारे जो गांव हैं या जो आप सब डिवीजन लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो उनको आपको सेल्फ रिलायंट बनाना पड़ेगा, मतलब आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, वैसी इन फ्यूचर ना हो, उसके लिए हमारे पास यही सब सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक की और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, वो है कि अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये कोविड की बात चल रही थी इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, कि घरों में भी अब मास्क पहनना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर वीके पॉल, जो कि भारत के कोविड क्राइसिस की जो कमेटी है उसके एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि मास्क पहनना पड़ेगा आपको घर के अंदर भी। ऐसा क्यों बोला गया है, मास्क एट होम क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है, और उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पर्यावरण में होते हैं एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे वाष्प जैसे छोटे छोटे कण, ठीक है, या मैं ऐसे समझाऊं, अगर आप छींकते भी हैं तो बहुत सारे एरोसोल हवा में मिलते हैं, ठीक है। तो वो एरोसोल्स जो हैं, अभी उनमें कोविड वायरस बहुत ज़्यादा मौजूद है, ऐसा ये एक्सपर्ट वीके पॉल जी ने कहा है, ठीक है, डॉक्टर वीके पॉल। तो उन्होंने कहा है कि अब आपको घरों में भी क्या लगाना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है कि मास्क इतना जरूरी क्यों है, तो उसको मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक स्टडी आई है, कैरोलिना की स्टडी है, कैरोलिना कंट्री की, ठीक है, कैरोलिना स्टडी। तो उसमें मास्क के बारे में बताया गया है कि मास्क कितना इफेक्टिव है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि अगर आपने 6 फीट की दूरी बना के रखी, ठीक है, 6 फीट की अगर आपके बीच में गैप है, तो आपको कोविड होने के चांसेस लगभग 0% है, ठीक है। यानी 6 फीट की दूरी बहुत है जरूरी, नंबर 1, तो ये चीज समझ में आई। दूसरा, मास्क की जो अगर मैं बात बताऊं आपको, तो मास्क के लिए उन्होंने बताया है इस स्टडी में, तो हम बात कर रहे हैं कि मास्क पहनने क्यों है जरूरी घर पे। तो ये रेड वाला जो है, ये है इन्फेक्टेड आदमी। तो मैं इसके 4 केस ले रहा हूं, और ये लास्ट केस, ठीक है। दूसरा जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ब्लैक में मैंने बना दिया नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मास्क की। तो मान लीजिए ये दोनों ने आपने मास्क पहन रखा है, तो आपको जो है कोविड होने की संभावना मात्र 1.5%, यानी अभी भी है लेकिन बहुत कम, 1.5% संभावना है कि आपको भी कोविड हो सकता है। दूसरा केस देखिए, ये जो इन्फेक्टेड है, इसने मास्क पहन रखा है लेकिन आपने नहीं पहन रखा है, तो इसका मतलब है आपको जो है कितना % चांस रहेगा कोविड होने का, 5%, ठीक है। तीसरा केस देखिए, जब इस वाले इन्फेक्टेड आदमी ने नहीं पहन रखा लेकिन आपने पहन रखा है, तो इस केस में संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आदमी जो है संक्रमित, ये आपको संक्रमित कर सकता है। तो उस टाइम आपको संक्रमित होने की जो दर रहेगी वो रहेगी 30% चांस है कि आप संक्रमित हो सकते हो। इसके बाद अगर अपन बात करें दोनों ने नहीं पहन रखा, तो डेफिनेटली इसमें तो 90% चांस है, ना इसने मास्क पहन रखा है ना इसने मास्क पहन रखा है। तो मास्क जो है बहुत जरूरी है। और घर पे क्यों जरूरी है, क्योंकि घर में रहते हैं जो ऐसे लोग जो ससेप्टेबल हैं, संवेदनशील हैं इस बीमारी के प्रति, जैसे कि जो बड़े हैं उम्र में, बुजुर्ग हो गए, या फिर ऐसे लोग जिनको और भी कई सारी बीमारियां हैं एक साथ। तो अगर घर का कोई एक मेंबर बाहर जाता है और वो वापस आता है, तो हो सकता है उसे कोविड हो जाए। तो ये जो संवेदनशील बाकी लोग हैं,
इनको बचाने के लिए घर में भी मास्क पहनना उतना ही जरूरी हो चुका है अभी। ठीक है, तो ये सारा था ऑक्सीजन क्राइसिस के बारे में, और हमने देखा छोटा सा इसी के साथ अटैच्ड कॉन्सेप्ट कि मास्क पहनना क्यों है ज़रूरी। ठीक है, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव द लाइव्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।